दोस्तों सभी को नमस्ते। दोस्तों आज से ठीक एक साल पहले भारतवर्ष में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था और लॉकडाउन खुलते खुलते कई चरणों में खुलते खुलते आज की डेट में लॉकडाउन का एक वर्ष पूरा हो गया है, अर्थात एक साल हो गया है। आज को लॉकडाउन की सालगिरह है। कईयों के लिए शुभकामनाएं और कईयों के लिए बहुत दुख भरा ये साल रहा। कई बड़ी संस्थाओं ने, कई बड़े साम्राज्यवादी लोगों ने अपना साम्राज्य इतना विस्तार पा लिया कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो संपूर्ण भारत उनकी मुट्ठी में है। और दूसरी तरफ एक पक्ष ऐसा भी देखते हैं कि जिसके पास पहले ही खाने के लाले थे, बेचारा 2-5 हज़ार रुपए की नौकरी करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति था या लोअर क्लास मिडिल क्लास जो भी था, वह अब उसके पास 2 रोटी का भी रोजगार नहीं बचा है। यह दोनों स्थितियां आपके साथ हुई हैं, आपने देखी हैं और शायद अभी तक भी उसी चीज़ में आप झेल रहे हैं। तो आज जो लॉकडाउन हुआ है, एक वर्ष जिसको हुआ है उस लॉकडाउन में हमने बहुत चीज़ें, एक सबसे पहली चीज़ देखी कि सब कुछ डिजिटल हो गया। सब कुछ डिजिटल अर्थात स्कूल फ़ोन पर हो गए, क्लासेस फ़ोन पर हो गई, टीचर फ़ोन में आ गया, पढ़ाई फ़ोन में आ गई, सारा का सारा सब कुछ फ़ोन में, पैसा सब कुछ आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ गया। ये सारी की सारी चीज़ें हम सभी ने देखी, परंतु इसके बारे में, इसके अफेक्ट और साइड इफेक्ट आपने खुद अपने आंखों से देख लिए, महसूस कर लिए होंगे। अफेक्ट ये क्या मुझे स्कूल नहीं जाना, और साइड इफेक्ट क्या, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। और यह वीडियो आज के मेरे युवा भाइयों के लिए और उन माता पिताओं के लिए बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जो ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ स्कूल बंद हो गए, अच्छा हुआ लॉकडाउन हो गया, अब हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने बैठकर पढ़ता है। तो अगर आपकी भी ऐसी विचारधारा है तो आज आपकी विचारधारा ऐसे से ऐसे होने वाली है। तो दोस्तों हम समय व्यर्थ न करते हुए आज उस विचारधारा को जाने और जाने इस लॉकडाउन ने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है और क्या हुआ है आने वाली पीढ़ी के साथ और क्या होने वाला है, ये भी हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उसमें व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों एक बच्चा है जिसकी आयु है 12 साल, 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसकी एक बहन है जो 6 साल की है। अब वो 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा आए दिन टीचर से होमवर्क पाता है। अब वो बेचारा परेशान होता रहता है, बच्चा, माँ बाप परेशान होते रहते हैं कि पापा घर पे आएंगे तभी पापा का फ़ोन मिलेगा, तभी उसके बाद क्लास देख पाएगा, तभी बच्चा होमवर्क करेगा। तो मम्मी भी परेशान, पापा भी परेशान। समाधान कर देते हैं। समाधान क्या किया, पापा ने एक 10-12 हज़ार रुपये का फ़ोन लेकर आए और फ़ोन लेकर बच्चे को दे दिया। अब बच्चा कितना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 12 साल का। 12 साल के बच्चे को फ़ोन मिल जाता है और फ़ोन मिलते ही बच्चा खुश, माँ बाप खुश, ओ हमारा बच्चा पढ़ रहा है, क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। मम्मी चाव चाव में बैठकर बच्चे के साथ फ़ोन पे उसकी होमवर्क कराती है। धीरे धीरे आदत बदलती गई। अब क्या हुआ, अब वह बच्चा होमवर्क के प्रति इतना डेडिकेट हो गया कि रात को उठ कर भी होमवर्क करने लग गया। अब होमवर्क होने लग गया, तब उसने क्या किया, एक दिन अचानक से, आज से 4 दिन पहले, एक साल पहले लॉकडाउन लगा और 4 दिन पहले की घटना बता रहा हूं, उस बच्चे ने अपनी 6 साल की बहन का रेप कर दिया। सोच सकते हो, 12 साल का बच्चा 6 साल की अपनी ही बहन का रेप कर देता है। अब क्या हो गया यार, क्या हुआ ऐसा, जानना नहीं चाहोगे? मैं बताता हूं, और यह बात जानने के बाद आपके पैरों नीचे से जमीन निकल जाएगी। हुआ क्या है, वह 6 साल 12 साल का बच्चा जब फ़ोन में अपना काम कंप्लीट कर लेता था, होमवर्क कर लेता था, उसके बाद रात को देर सवेरे जैसे ही मौका लगता तो वह शुरू कर देता था उस फ़ोन में पोर्नोग्राफी देखना। और जब वह उसको देखता था तो उसके मन में वही भाव, वही चीज़ें, वही विचार दिन प्रतिदिन घूमते गए। समय बीतता गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना और 1 वर्ष हो गया। और जब 1 वर्ष में उसको चीज़ें सारी समझ में आ गई तो वही अपनी ही बहन का हत्यारा बन जाता है, उसके जीवन का स्वाहा करने वाला एक ऐसा अधर्मी, एक नीच बच्चा बन जाता है और अपनी बहन का बलात्कार कर डालता है, रेप कर डालता है। ये चीज़ हुई है राजस्थान के गंगानगर में। कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, यह राजस्थान के गंगानगर में प्रत्यक्ष घटना हुई है। अब उस बच्चे को सुधार गृह भेज दिया गया है। बच्चे के ऊपर कोई अभी क्यों कानून लीगल कार्रवाई वैसी नहीं हो सकती क्योंकि वह अभी नाबालिग है। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, बालिग और नाबालिग किसको समझते हो आप? जिसको वोट देने का अधिकार हो जाए वो बालिग होता है क्या? नहीं,
बालिग और नाबालिग की यह कैटेगरी बिल्कुल भी नहीं है। यह तो मैकॉले एजुकेशन सिस्टम द्वारा बनाई गई, जिसको 12 साल गया वोट देने का अधिकार हो जाए वो बालिग होता है। नहीं, यह सबसे मूर्खों की परिभाषा है। बालिग और नाबालिग तय होता है उसके बौद्धिक विकास से। अब विचार करके देखो, 12 साल का बच्चा अगर उसको इन सब चीजों का ज्ञान हो गया और अपनी ही बहन के ऊपर वह राक्षस की तरह टूटा होगा, बरपा होगा, तो वह आप उसको बालिग कहेंगे या नाबालिग कहेंगे? और क्या उसमें, अब आप यह सोचेंगे कि इसमें तो माँ बाप की गलती है, माँ बाप की गलती कहेंगे। कई लोग ये कहेंगे बच्चा लापरवाह था, माँ बाप ने नजर नहीं रखी, ऐसा नहीं करा वैसा नहीं करा। नहीं, आज हम आपके देश में, सारे देश में, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे देश में घूम के देख लो या पूरे विश्व में की नजर घुमा के देख लो, आपको न्यूज में, मीडिया में एक चीज बार बार बताई जा रही है कि आपके हॉस्पिटलों की दुर्दशा, आपके सड़कों की दुर्दशा, आपके विद्यालयों की दुर्दशा, एजुकेशन, चिकित्सा, न्याय, सुरक्षा, हर चीज की कमजोरियां पूरी दुनिया में बताई जा रही है और भारत में विशेष तौर पर बताई जा रही है। और ये टूट गया, ये खराब हो गया, ये हो गया, ये बर्बाद हो गया, आपकी सेना बर्बाद, ये बर्बाद, रेलवे बर्बाद, सब बर्बाद। परंतु कोई यह बताता है क्या आपके देश में परिवार टूट रहे हैं? आपके देश की संस्कृति का मूल आधार, आपके पूरे देश का, समाज का सबसे छोटी इकाई परिवार टूट रहा है। इसके बारे में किसी राजनेता का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बयान, कोई स्टेटमेंट देखी क्या? देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको इस चीज की समझ ही नहीं है। क्योंकि और बिना समझ के तो हम सिर्फ और सिर्फ जिए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं। और यही शायद उन माँ बाप के साथ भी हुआ। माँ बाप की क्या गलती? माँ बाप की सबसे पहली गलती तो ये है कि वह अपने सनातन मान्यताओं को ठीक से निर्वहन करना नहीं जानते। आप सोचोगे यार, सनातन मान्यताओं का आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट, उनका कोई संबंध ही नहीं। याद रखो, एक चीज समझाना चाहता हूं आपको। जब साइंस ये कहती है, साइंस के बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हम आधुनिक विज्ञान किसका लाभ करेगी, किसकी हानि करेगी, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं देते। परंतु वही वैदिक साइंस ये कहती है, अगर आप वेद के अनुसार साइंस का सदुपयोग करोगे, विज्ञान का उपयोग करोगे, तो निश्चित तौर पर वह सबके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा, हानिकारक सिद्ध नहीं होगा। तो विचार करो, अगर यह टेक्नोलॉजी, अगर यह पूरी की पूरी व्यवस्था अगर वेद के आधार पर खड़ी होती, आपके बच्चों को सही गलत का पता होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा होती, वेद आदि गुरुकुलों में पढ़े होते, ये सारी की सारी चीजें उनको समझाई जाती, तो कम से कम वह अपनी बहन के ऊपर तो ऐसा राक्षस बन के न बरपता। समझ में आया गलती कैसे निकली? अब इसका उत्तरदायी कौन? इसके उत्तरदायी वह बच्चा नहीं, इसका उत्तरदायी वह समाज, और उस समाज में रहने वाले वह माता पिता, जो स्वयं तो अपनी मान्यताओं को नहीं जानते और अपनी मॉडर्नता के चक्कर में अपने बालकों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आजकल माँ बाप यह सोचता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजों जैसा दिखे, अंग्रेजों जैसा बोले, अंग्रेजों जैसा रहे, अंग्रेजों के देश में रहे, अंग्रेजों के उसमें डॉलर कमाए, सब कुछ अंग्रेजों जैसा। तो अंग्रेजों के देश में ये चीज़ें आम बात होती हैं कि एक बेटा अपनी बहन का रेप कर दे, एक भाई अपनी बहन का रेप कर दे, एक बेटा माँ का रेप कर दे, एक बेटा अपने, मतलब उनके लिए परिवार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो अगर भारतीय लोग, अगर भारत में रहने वाले लोग अपने बच्चों में वह अंग्रेजों का गुणकर्म स्वभाव देखना चाहते हैं, तो इस आदत को भी डाल लें। यह राजस्थान में जो हुई घटना, ये सारे देश के हर घर घर में होने वाली है। देखो, जैसा सोचोगे, जैसा विचार करोगे, वैसा ही तो बनेगा। अब आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अंग्रेज बनाना चाहते हैं, तो अंग्रेजों के आम व्यवस्था है ये, तो आपको इसकी आदत डालनी होगी। अगर आप इस चीज को नहीं पसंद करते, तो आप अपने बच्चे को कुछ ना बनाएं, डॉलर में कमाई भले ही करवाएं न करवाएं, अंग्रेजी सिखाएं न सिखाएं, परंतु आप उसको अपनी धर्म मान्यताएं, परंपराएं, अपनी संस्कृति के बारे में तो ज्ञान अवश्य दे दो। परंतु जो माँ बाप स्वयं संस्कृति के बारे में नहीं जानते, क्या अपने बच्चे को देंगे? और अक्सर माँ बाप को मैंने कहते सुना है, मैंने पूछा है, वो सारे माँ बाप, जब मैं समाज में निकलता हूं तो मैं पूछता हूं अपने बच्चों को धर्म के बारे में, समाज के बारे में, अपनी नैतिकता के बारे में क्या शिक्षा देते हैं? कहता जी तो बाप दादा से होती आई, हम तो सब देते हैं जी। क्या कैसे देते हो जी? कोई जानकारी नहीं। कहते औरों की सेवा करो, बूढ़ों की सेवा करो, नमस्ते करो, बदतमीजी से बात मत करो। क्या सिर्फ यही? नहीं, इसका भी एक पाठ्यक्रम होता है। यह बालकों को कैसे आपको शिक्षित करना है, कैसे बालकों को धर्म की शिक्षा देनी है, कैसे माँ बालक के लिए पहला गुरु होती है, यह सारी शिक्षा में सिखाता है हमारा शास्त्र, अर्थात हमारा वेद। अब बिना वेद की शरण में आए, बिना वेद के पथ पर चले, आप अपने बालकों का भविष्य ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे, और आप ऐसे ही करते रहें। इस चीज के लिए मेरी शुभकामनाएं। अगर आप चाहते हैं ये शुभकामनाएं आप न लें, और चाहते हैं मैं ये शुभकामनाएं न दूं, तो आओ एक बार दोबारा से वेद की शरण में और अपने बालकों का भविष्य बचा लो।
और बचाना है तो उसके लिए आप अपने बालकों के लिए कुछ शिक्षा दे पाए, बालकों को कुछ शिक्षा कर पाएं, इसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा, स्वयं शिक्षित होना होगा, अपने वेद के पथ पर बढ़ना होगा और अपनी उन सनातन की मूल परंपराओं मान्यताओं को जीना होगा, और तब आपको देखकर ही आपका बच्चा अनुसरण करेगा। निश्चय जानो, जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे जन्म से लेकर 10-12 साल तक वह जितना भी सीखता है वह सारा एक साइड में, और पूरी आयु में सीखता है वह एक साइड में। अर्थात जो बच्चा अपने जीवन का सबसे ज्यादा ज्ञान उस 10-12 वर्ष में अर्जित कर लेता है, तो वह उपार्जन जब हो रहा हो तो कल्पना करो, अगर आपने उसी समय उसको सद ज्ञान दे दिया, सत्य का ज्ञान करा दिया, सत्य का बोध करा दिया, सही गलत में भेद करा दिया, सनातन मान्यताओं परंपराओं को सिखा दिया, तो आपका बच्चा हजारों की भीड़ में भी, हजारों की ऐसी दुर्व्यवस्थाओं में भी रहते हुए भी आपका बच्चा पवित्र हीरे जैसा रहेगा, दमकता रहेगा, उसका चरित्र दमकेगा। परंतु आप तो ठहरे गांठ के पक्के और अकल के अंधे। वही हिंदू जो अपने इतिहास से सबक नहीं लेता, वही हिंदू जो अपनी मान्यताओं परंपराओं को जीता तो पक्का है, मानता पक्का है, पर जानता है ही नहीं कुछ। कहता मैं वेद को मानता हूं, वह वेद के अनुसार हमारा शास्त्र ये बोलता, पर वेद क्या, कैसा है वेद का ज्ञान, कुछ नहीं जानता। कहता गीता, अरे भाई गीता अलग है, वेद अलग है, उसके बारे में तो कुछ जानकारी ही नहीं है, और मानेगा अपना आपको पक्का सनातनी। तो ऐसे सनातनी बनने का ढकोसला बंद करो और दोबारा से आओ अपनी वैदिक संस्कृति के ऊपर। और वैदिक संस्कृति ही आपको, आपके परिवार को, आपके बालकों को रक्षा कर सकती है, और आपके परिवार के बालकों की रक्षा होगी तभी समाज की रक्षा होगी। तो दोस्तों, ऐसी भयानक चीजों से बचने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आओ वेद की शरण में, आओ अपने सत्य के पथ पर बढ़ चलें, ताकि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हमारे बालक कर पाएं और ऐसे कलंकित बच्चों का हम संरक्षण कर पाएं। और ऐसे बच्चे ही यही राष्ट्र का अगर भविष्य बन गए तो याद रखना, यह कोई देश नहीं बचेगा, यह व्यभिचारियों का केंद्र बन जाएगा। और ऐसा केंद्र बनने से पहले सिर्फ और सिर्फ रोक सकता है आज का माता पिता। आप पिता बने हैं, नहीं बने, उससे पहले आप सबसे पहले बने पक्के सनातनी, पक्के वेदगामी, वेद का पथ पर चलने वाले। तो है मेरे हिंदुओं, है मेरे सनातनी भाइयों, आओ मेरे साथ, अपरिचित परिवार के साथ दोबारा से एक बार वेद पथ पर बढ़ चलें। वेद पथ पर बढ़ने के लिए क्या करना होगा, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, फेसबुक पर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इंस्टाग्राम पर मैं आप मुझसे सीधी चर्चा कर सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में अधिक जानकारियां पा सकते हैं। और कोई भी इस तरह की कोई भी सवाल हो, मेरे व्यक्तिगत कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर सबके जवाब देता हूं। और आज के वीडियो के बारे में आप सभी की क्या राय है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताओ, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसी आप सभी से मैं आशा करता हूँ। तो जाने से पहले एक बार मेरे साथ बोलिए, धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र जी की जय। सभी को नमस्ते।